अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य तनाव के बीच मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर आकर टिक गया है, खड़ा हो गया है। हाल ही में लीक हुई मीडिया रिपोर्ट्स और तेहरान के कूटनीतिक रुख से यह साफ हो गया है कि दबाव में घिरा ईरान अब हताशा में आकर पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने की साजिश रच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के ऊर्जा क्षेत्र और सैन्य ठिकानों पर हमलों के संकेतों से बौखलाया हुआ ईरान और अब अपने पड़ोसी देश जैसे सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को सीधे तौर पर टारगेट करने की धमकियां देने लगा है। ईरान का मानना है कि खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी देकर वह वाशिंगटन को बैकफुट पर ला सकता है, लेकिन ईरान का यह दुस्साहस और यमन के हुती विद्रोहियों के बल पर फैलाया जा रहा खूनी तांडव उसके अपने ही वजूद के लिए सबसे बड़ा काल साबित हो सकता है। यदि अमेरिका और उसके अत्याधुनिक सैन्य सहयोगी एक साथ मैदान में उतरें तो ईरान का नाम विश्व के मानचित्र यानी मैप से मिट सकता है। यह नौबत आ सकती है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत के दौरान कूटनीतिक सीमाओं को लांघते हुए खुलेआम ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाई है। ईरान का यह लीक हुआ सीक्रेट प्लान अत्यंत क्रूर और युद्ध के तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भी है। खाड़ी देश जो है जैसे सऊदी अरब है, यूएई, कतर पीने के पानी के लिए पूरी तरीके से समंदर के पानी पर निर्भर हैं। समंदर के पानी को ये मीठा करते हैं प्लांट्स के माध्यम से, फिर उसको पीते हैं। ईरान की योजना इन प्लांट्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर लाखों बेगुनाह नागरिकों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने की है। सोचिए, सऊदी अरब और यूएई के प्रमुख तेल क्षेत्र जैसे जो पावर ग्रिड है उनके या जो रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाकर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में ढकेलने की योजना है। आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की धमकी दी जा रही है। तेहरान का मानना है कि चमचमाते शहरों, पर्यटन और विदेशी निवेश के दम पर फल फूल रहे इन गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी मुल्कों में अगर बारूद का धुआं उठा तो निवेशक रातों रात भाग जाएंगे और ये देश कंगाल हो जाएंगे। अतीत में यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब और यूएई के नागरिक ठिकानों तथा लाल सागर यानी रेड सी में जहाजों पर किए गए आतंकवादी हमलों ने तेहरान के हौसले बुलंद किए। ईरान लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर के जरिए मध्य पूर्व की शांति को भंग करता आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। युद्ध के स्वीकृत नियमों के विपरीत भी हो गया है। बेगुनाह नागरिकों, बच्चों के स्कूल, असैन्य जहाजों पर हमले हुए। उनके गुटों ने यह साबित कर दिया कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि आतंकवादी गुट और प्रॉक्सी नेटवर्क के दम पर मिली ये क्षणिक बढ़त ईरान को एक खतरनाक गलतफहमी में धकेल रही है। ईरान चाहे जितनी भी गीदड़ भपकियां दे दे, लेकिन जमीनी और तकनीकी सैन्य ताकत के मामले में वह अमेरिकी और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को आगे कहीं नहीं ठहरता। ईरान अगर ये सोचता है कि खाड़ी देशों के तेल के कुएं पानी बनाने वाले यानी खारे पानी से मीठा उसको बनाकर आम लोगों की प्यास जिससे बुझती है उन प्लांट्स को अगर वो टारगेट करेगा और खुद बच निकलेगा तो उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। सऊदी अरब और यूएई ने साफ कर दिया है कि वे कूटनीति को प्राथमिकता जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर संप्रभुता या बुनियादी ढांचे पर आना चाहिए तो अत्याधुनिक सेना उनकी पलक झपकते ही करारा जवाब देगी। यदि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस या अमेरिकी सहयोगियों के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसाना बनाएगा जहां पर आम लोग रहते हैं, तो ट्रंप प्रशासन की ओर से होने वाला पलटवार ईरान नहीं झेल पाएगा। सैन्य नेटवर्क, परमाणु ठिकानों और सरकारी तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकेगा अमेरिका। ईरान की ये हताशा भरी रणनीति इस बात का भी प्रमाण है कि उसके पास अब कोई कूटनीतिक विकल्प बचा ही नहीं है। अपने पड़ोसियों को धमकाकर, निर्दोष नागरिकों की प्यास को हथियार बनाकर ईरान केवल अपने लिए वैश्विक अलगाव और विनाश का मार्ग ही बना रहा है। यदि ये युद्ध इसी प्रकार से बढ़ता रहा और छिड़ता रहा, ईरान अपनी धमकियों को अंजाम के रूप में भी देखेगा। अमेरिका, खाड़ी देश और वैश्विक सहयोगी जो भी हैं, संयुक्त सैन्य शक्ति ईरान को पूरे नक्शे से मिटा सकती है। तनिक भी देर नहीं लगेगी। अशांति
और आतंकवाद का खेल खेलने वाले ईरान को ये अब समझना होगा कि आग से खेलने का अंजाम अंततः खुद जलकर खाक होने जैसा ही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष को 6 महीने बीत चुके हैं। फरवरी से मामला जारी है। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और तेहरान लगातार ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी सेना युद्ध से पीछे हटने या रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेहरान को ये सोचना होगा कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने या युद्ध से भागने में जुटा है। उसकी सबसे बड़ी और रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। अंदरूनी सच्चाई यह है कि अमेरिका का शीर्ष सैन्य नेतृत्व कोई जल्दबाजी या बिना रणनीति का कदम उठाने के बजाय एक ऐसा निर्णायक और विध्वंसक काउंटर अटैक प्लान कर रहा है जो ईरान के सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक ढांचे को पूरी तरीके से दहला कर रख देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान और उनका तंत्र लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरानी सेना अमेरिकी दबाव के आगे झुकी नहीं है और अमेरिकी नेतृत्व युद्ध रोकने के लिए बेचैन है। हाल ही में अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन द्वारा एयर पावर की सीमाओं और सुरक्षित ऑफ रैंप यानी कि एग्जिट रैंप पर की गई चर्चा को तेहरान अमेरिका का डर मान बैठा है। अमेरिकी जो रक्षा विभाग है, जिसको पेंटागन कहते हैं, CIA जो है, उनकी जो खुफिया एजेंसी है, उसके डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इनके बीच जो चर्चा चल रही है युद्ध से भागने के लिए नहीं चल रही है, बल्कि सटीक और विनाशकारी प्रहार की योजना ये बना रहे हैं। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व केवल पारंपरिक बमबारी तक सीमित नहीं रहना चाहता। जनरल केन और व्हाइट हाउस की बैठकों का जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि अगर अगला कदम उठाया गया तो वह केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि तेहरान के शासन की रीढ़ तोड़ने वाला भारी हमला होगा। ईरानी राष्ट्रपति पेशकियान भले ही यह दावा कर रहे हों कि उनकी सरकार और सशस्त्र बलों में कोई दरार नहीं है, लेकिन उनके ही बयानों में छिपी घबराहट, मजबूरी साफ दिखती है। ईरानी राष्ट्रपति को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि उनके देश के भीतर फूट नहीं है। ये सफाई खुद इस बात का प्रमाण है। ईरानी शासन के अंदरूनी ढांचों में भारी उथल पुथल मची है। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना का उद्देश्य केवल हवाई हमले करके कोई तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेना नहीं है, बल्कि ईरान की आक्रामक क्षमताओं को पूरी तरीके से नष्ट करना है। जुलाई के अंत में बड़े हमले को टालना अमेरिका का डर नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, विशेष तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अमेरिका अब ईरान के अंतिम बचे हुए परमाणु बुनियादी ढांचे जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का जो डिपो है और ड्रोन निर्माण केंद्रों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। यह स्पष्ट संकेत दे दिया गया है वॉशिंगटन के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा, कि ईरान हॉर्मुज की नाकेबंदी करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को भड़का रहा है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना का संयुक्त प्रहार तेहरान को वर्षों पीछे धकेल देगा। ईरान अगर अमेरिका के संयम और रणनीतिक योजनाओं को कमजोरी समझ रहा है या युद्ध से पीछे हटने की कोई मजबूरी समझ रहा है, तो ईरान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसके गीदड़ भभकियां उसके ऊपर भारी पड़ने वाली हैं। मध्य पूर्व में जारी भयंकर रणनीतिक और सैन्य तनाव के बीच में ईरान से एक बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली मीडिया ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनेई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उन्हें आपातकालीन यानी इमरजेंसी में अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। इजरायली समाचार चैनलों का कहना है कि मुस्तफ़ा की स्थिति अत्यंत नाजुक है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच है। इजरायली विश्लेषकों और मीडिया आउटलेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आने वाले दिनों में उनके मारे जाने या मौत की खबर सामने आती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या हैरानी की बात नहीं होगी। मुस्तफ़ा खामनेई ने
फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमलों में अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभाला था। रहस्यमय तरीके से वो सार्वजनिक जीवन से उसके बाद से गायब हैं। वो टीवी पर कभी कभार आकर संबोधन और या उनका कोई स्टेटमेंट ही सामने आया है। इनफैक्ट जब उनके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था तब भी वो बाहर नहीं निकले, डर था कि कहीं अमेरिका इनको भी ना उड़ा दे। मुस्तफा खामनेई की शारीरिक स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम और अटकलों के बीच में ईरान के राष्ट्रपति पेशकियान के हालिया बयान ने जलते में घी डालने का काम किया है। ईरानी स्टेट मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि इस समय सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ सीधा संवाद या बातचीत कर पाना बहुत कठिन हो चुका है। राष्ट्रपति के इस कबूलनामे ने उन खबरों को और बल दे दिया जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ईरान का राजनीतिक और सैन्य ढांचा इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। सुप्रीम लीडर का सीधे तौर पर सामने न आना, सैन्य कमान का छिन्न भिन्न हो जाना और शीर्ष नेतृत्व का अस्पताल में जिंदगी की अंतिम सांसें गिनना ये दर्शा रहा है कि अराजकता और घबराहट किस प्रकार से पूरे ईरान में व्याप्त है। और यही ईरान बाद में बड़ी बड़ी बातें करता है। मुस्तफा खामनेई की हालत गंभीर है, वो हॉस्पिटलाइज है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की बात होगी। मक्का में हस्ताक्षर किए गए सुरक्षा समझौते, जिसे मीडिया का एक वर्ग मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट या इस्लामिक नाटो भी कह रहा है, दक्षिण एशिया से लेकर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट तक राजनीतिक चर्चा तेज है। हालांकि इस पूरे गठजोड़ का अगर निष्पक्ष और बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो यह साफ हो जाता है कि अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था, वैश्विक कूटनीति, अलगाव से जूझ रहा पाकिस्तान महज एक बार फिर से ये मजहबी कार्ड खेलकर अमीर मुसलमान मुल्कों से आर्थिक भीख ही मांग रहा है। भारत की विशाल सैन्य क्षमता, मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार और स्वतंत्र तथा संतुलित विदेश नीति के सामने इस प्रकार के कागजी पैक्ट्स का कोई व्यवहारिक असर नहीं होने वाला है। पाकिस्तान वर्तमान में इतिहास के सबसे बदतर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है, आसमान छूती महंगाई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और जो भी इनके मित्र देश हैं उनके आगे बार बार जाकर कटोरा लेकर भीख मांगना, यही चल रहा है। और अब उनकी वास्तविक स्थिति भी उजागर हो गई है। पाकिस्तान के पास ना तो आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों के लिए फंड बचा है और ना ही दीर्घकालिक युद्ध लड़ने की क्षमता, सामर्थ्य ही नहीं बचा है। न्यूक्लियर पावर के रूप में अपने आप को बेचता है। सऊदी अरब जैसे तेल समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं से पेट्रो डॉलर, जिसको आर्थिक मदद और सस्ता तेल कह सकते हैं, वो हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान का मुख्य एजेंडा सुरक्षा से ज़्यादा रियायती कर्ज और वित्तीय पैकेज हासिल करना है। इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है, पाकिस्तान फिर से भीख मांग रहा है और भीख मांगने का तरीका इस बार थोड़ा अलग है, नाटो को कॉपी करता हुआ। कोई भी कागजी समझौता सऊदी अरब को भारत जैसे विशाल बाजार और मित्र राष्ट्र के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एक पहलू ये भी है, भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे वैश्विक महाशक्तियों के साथ उन्नत रक्षा साझेदारियां रखता है, ये भी हम जानते हैं। भारत की मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति उसे किसी भी बाहरी गुटबाजी से पूरी तरीके से सुरक्षित रखती है। अब ये मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट अपनी संरचना में ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसके सदस्य देशों के परस्पर विरोधी राजनीतिक और रणनीतिक हित हैं। ईरान के वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इब्राहिम रिजाई ने सऊदी अरब को आईना दिखाते हुए कहा है कि कागजी समझौते आपको बचा नहीं पाएंगे। ईरान ने स्पष्ट किया है कि दशकों तक अमेरिका की गोद में बैठने के बाद भी जब सऊदी अरब अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका तो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ रक्षा समझौता करके वह अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों से भीख मांगने के बजाय कुछ नहीं कर रहा है। तुर्की स्वयं नाटो का एक आधिकारिक सदस्य है। नाटो के नियमों के तहत वो किसी गैर नाटो गुट के साथ ऐसा कोई बाध्यकारी सैन्य समझौता नहीं कर सकता जो सीधे सीधे युद्ध में धकेलने वाली सिचुएशन को क्रिएट करे।
इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मिस्र, यूएई, कतर और सीरिया जैसे देश इस प्रकार के किसी भी गुट में शामिल होने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके अपने राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अतीत में भी इस तरीके के कई इस्लामी सैन्य गठबंधन जैसे 41 यानी 41 देशों का इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन भी बना था, लेकिन वो केवल कागजी शेर से ज़्यादा कुछ भी साबित नहीं हुआ। और एक बार फिर से कुछ उसी प्रकार की ड्रामेबाजी चल रही है। 3 सुन्नी देश मिलकर आपस में एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जिसमें अपना अपना योगदान देंगे। मक्का पैक्ट के नाम से कंगाली छिपाने की कोशिश है और पाकिस्तान के द्वारा फिर से भीख मांगने का एक नया इंतज़ाम, बस यही समझिए आप। लगभग 4.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब सबसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही का दौर, तो दूसरी तरफ यूरोप में क्या हालात हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। किम जोंग उंग खुल्लम खुल्ला सीधे पश्चिम जगत और नाटो गठबंधन को हिलाकर रख रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने सबसे शक्तिशाली और घातक हथियारों का जखीरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मदद के लिए रवाना कर दिया है। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया केवल गोला बारूद या छिटपुट हथियार नहीं बल्कि अपनी पूरी मिसाइल यूनिट को रूस भेज रहा है। उत्तर कोरिया के इस सीधे सैन्य हस्तक्षेप के बाद यूक्रेन की पूरी तरीके से बर्बादी तय मानी जा रही है। पुतिन को किम जोंग उन की ओर से मिल रही ये सैन्य सहयोग ये साधारण नहीं है, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट में करीब 90 प्रशिक्षित यानी ट्रेंड सैनिक हैं जो 120 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 विशाल लॉन्चर्स से लैस हैं। उत्तर कोरिया द्वारा भेजी जा रही KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और मारक क्षमता रूस की अपनी प्रसिद्ध इस्कंदर मिसाइल से भी अधिक खतरनाक मानी जाती है। और ये जो हथियारों की खेप रूस पहुंच रही है, ये अपने आप में यूक्रेन की बर्बादी की पटकथा लिखने के लिए काफ़ी है। इसको इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के लिए साक्षात काल हैं। जेलेंस्की के पास इन मिसाइलों के हमलों को रोकने की सीमित उपाय बचे हैं। उत्तर कोरिया की हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए यूक्रेन को अमेरिकी पैट्रियट की सख्त ज़रूरत होगी। इस गंभीर स्थिति के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शांत रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। पूरा का पूरा युद्ध जो यूक्रेन अब तक लड़ा है रूस से, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब किम जोंग उन जो मदद भेज रहा है रूस को, और उस बीच में जो मदद अब तक नहीं पहुंची है, जिसकी बहुत आवश्यकता है इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका से जो मदद मिलनी है, इन सब के बीच में खतरा लगातार मंडरा रहा है यूक्रेन पर।